गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीपी स्टडी लाइव। शिक्षा संबंधी तमाम खबरें लेकर के आज उपस्थित हुए हैं। इस चैनल पर आप अगर नए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब था शेयर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। चलिए हम लोग जानते हैं क्या क्या खबर आ रही है। तो 94 की बहाली प्रक्रिया में कितने दिन लग सकते हैं, इसके डिटेल्स जानेंगे। आयोग से पूछा कि शिक्षा विभाग कब गठित होगी। ये उसके बाद जो है कहा गया कि शिक्षक नियोजन में बड़ी पैमाने पर फर्जीवाड़े हो रहे हैं, तो उसके बारे में भी पता चलेगा। उसके बाद जो है 40,518 प्रधान शिक्षक और 6421 हेडमास्टर की होगी नियुक्ति। साथ ही साथ आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम डेट भी दे दिए हैं। उसके बाद जो है प्रमाण पत्रों की जांच 14 से 24 तक चलेगी। ये बिहार से संबंधित है, तो हम लोग डिटेल्स जानते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो शुरुआत जो हम लोग करते हैं वो बहाली प्रक्रिया संबंधित है। शिक्षा विभाग के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक शारीरिक शिक्षा अनुदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या रखी जाए, इसको लेकर शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग से मार्गदर्शन मांगा है। 2 सप्ताह पहले ही इसको लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक की ओर से सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र भेजा गया। वहां से मार्गदर्शन आते ही निर्देशालय की ओर से नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। सूत्र बताते हैं कि इसमें अभी 15 दिन और लगेंगे। अगली खबर ये है कि आयोग से पूछा गया कि शिक्षा विभाग कब गठित होगी। पंचायतें, चूंकि पंचायती प्रणाली है और बहाली पंचायती राज के तहत होती है, तो 94 के इससे संबंधित है बहाली की प्रक्रिया, जिसमें 38,000 लगभग 40,000 स्टूडेंट जो है वो सेलेक्टेड हैं। तो प्रदेश में 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखने जा रहा है। विभाग जानना चाहता है कि पंचायत समितियों और जिला परिषद का गठन कब होगी, उनकी शपथ कब तक हो सकेगी, यानी ओथ कब तक ले लेंगे वो। चूँकि 1 to 5 में का जो है सिलेक्शन वो मुखिया करते हैं और 6 to 8 का जो सिलेक्शन है वो प्रमुख के तहत होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक वो ओथ नहीं लेंगे, शपथ नहीं लेंगे, तब तक ये कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकती है। तो दरअसल इस समय अवधि के आधार पर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन के लिए काउंसलिंग का नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक चुनावी आचार संहिता 12 दिसंबर के बाद समाप्त हो जाएगी। इसके बाद भी काउंसलिंग तभी हो सकेगी जब तक कि नियोजन इकाई मसलन पंचायत समितियां और जिला परिषद का गठन ना हो जाए। दरअसल मुखिया जो है वो समिति या संस्थाएं नियोजन के लिए जवाबदेह संस्था है। मतलब जो नियोजन जो प्रक्रिया होगी उसमें जवाबदेह संस्था है पंचायती राज के तहत। तो लिहाजा नियोजन के लिए इन संस्थाओं का एक्टिव होना जरूरी है। फिलहाल इन परिस्थितियों में वह निर्वाचन पदाधिकारी से जानना चाहता है कि वह समय अवधि क्या होगी, कब तक होगी, जब यह नियोजन इकाई अपने कार्य क्षेत्र में सक्रिय हो जाएंगे। और उल्लेखनीय है कि पंचायत चुनावों के आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर शिक्षा विभाग की सभी नियुक्ति अधर में लटकी हुई है, जबकि इन नियुक्तियों के लिए उस पर दबाव बढ़ता जा रहा है। दरअसल शिक्षा विभाग को अपने स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्तियां करना जरूरी हो गया है। नई शिक्षा नीति में शिक्षक और विद्यार्थियों का अनुपात में सुधार करना है। यही वजह है कि उसे छठे चरण के बाद 7वें चरण में की नियुक्तियां भी करानी है। अगली खबर जो है वो छठे चरण के नियोजन में शिक्षा माफियों के मिली भगत का सामने आया है सच। देख सकते हैं इसमें जो है कि मैट्रिक और इंटर टीईटी के अंक पत्र भी हैं। छेड़छाड़ का मामला हुआ है। विभागीय स्तर पर प्रमाण पत्रों के सत्यापन की चल रही है प्रक्रिया। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि 36 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों में गड़बड़ी का हुआ सत्यापन। 10 टीईटी प्रमाण पत्र भी पाए गए फर्जी। और उसके बाद जो है सारण जिले में शिक्षा माफियाओं का पहले से ही रहा है बोलबाला। फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसी का परिणाम है कि गड़बड़ी करने वाले पकड़े जा रहे हैं और उनके स्तर पर की गई फर्जीवाड़ा को पकड़ लिया गया है। किसी भी हाल में गड़बड़ी करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। ये कार्रवाई तय है। डीपीओ निशांत गुंजन स्थापना उन्हीं की तरफ से ये है। सारण में छठे चरण में हुए शिक्षक नियोजन में बड़े पैमाने फर्जीवाड़ा सामने आया है। प्रमाण पत्रों की सत्यापन के दौरान इंटर और टीईटी प्रमाण पत्रों में हेरफेर किया गया है। बिहार बोर्ड के स्तर पर किए गए सत्यापन के दौरान अब तक 36 ऐसे अभ्यर्थी मिले हैं जिन्होंने जालसाजी
के रास्ते नियोजन सफलता की दहलीज पर की है। फर्जीवाड़े में मुख्य रूप से जन्मतिथि, प्राप्तांक और जाति में हेरफेर समेत पूरी तरह से फर्जी प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कर शिक्षक बनने के लिए आवेदन किए गए हैं। उनका चयन भी हो गया। चयन पत्र देने के बाद विभागीय स्तर पर प्रमाण पत्रों के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। सत्यापन के बाद ही उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाना है। तो शिक्षक बहाली में शिक्षक माफिया की मिलीभगत पर फिर पानी फिरा। फर्जीवाड़े सामने आने के बाद विभाग सावधान हो गया और विभाग की सावधानी के बाद माफियाओं को मिलीभगत पर पानी फिरता नजर आ रहा है। अभी भी अमान्य संस्थाएं की डिग्रियां भी बहाल शिक्षक अपनी नौकरी में बरकरार हैं। अभी अमान्य संस्था डिग्री बहाल शिक्षक अपने और विभागीय अफसरों की जानकारी होने के बाद भी उनकी कृपा दृष्टि संबंधित फर्जी शिक्षकों पर बनी हुई है। निगरानी की जांच की करीब 6 साल के ऊपर हो गए, लेकिन प्रमाण पत्र सत्यापन जो है अभी तक फोल्डर अभी तक निगरानी को नहीं दिया गया है। इन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र सत्यापन के दौरान सामने आया है फर्जीवाड़ा, जो टोटल डिटेल्स दिया गया है। व्यक्ति है देखिए मुन्ना कुमार यादव, और यहाँ देखिए अंतिम में अमरनाथ पांडे के नाम शामिल हैं। तो टोटल इसमें बहुत सारे नाम हैं। अगली खबर जो है, इसी माह निकलेगा विज्ञापन। 40,518 प्रधान शिक्षक और 6421 हेडमास्टरों की होगी नियुक्ति। प्रधानाध्यापकों का रोस्टर क्लियरेंस पूरा। राज्य के प्राथमिक और हाई स्कूलों में 40,518 प्रधान शिक्षक और 6421 हेडमास्टर की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इस महीने शिक्षा विभाग बिहार लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेज देगा। महीने के अंत तक विज्ञापन भी जारी हो जाने की संभावना है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक 6421 स्कूलों में प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए रोस्टर क्लियरेंस पूरा हो चुका है। वहीं 40,518 प्रारंभिक स्कूलों के लिए प्रधानाध्यापक पद के लिए रोस्टर क्लियरेंस 32 जिलों में हो चुका है और बाकी जिलों में रोस्टर क्लियरेंस इसी सप्ताह में पूरा होने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानाध्यापक का संवर्ग प्रमंडलीय होने की वजह से रोस्टर क्लियरेंस प्रमंडलीय आयुक्त के जरिए हुआ है। लिखित परीक्षा से दोनों पदों का होगा चयन। जहां तक प्रधानाध्यापक के रोस्टर क्लियरेंस का सवाल है, 32 जिला पदाधिकारी कार्यालय ने यह क्लियरेंस कर दिया है कि केवल पटना, सिवान, गोपालगंज, मधुबनी, किशनगंज और मुंगेर जिलों के डीएम कार्यालय से सभी क्लियरेंस रिपोर्ट हासिल नहीं हुई है। उसके बाद 865 नर्सों की बहाली के लिए जो है अंतिम चयन के लिए लिस्ट जारी हो गया है। राज्य स्वास्थ्य समिति ने राज्य के शहरी क्षेत्रों में बाह्य सत्रों पर टीकाकरण सहित अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के मॉडल इम्यूनिटाइजेशन और सेंटर पर काम करने के लिए एएनएम बहाली की जो है वो अंतिम चयन सूची जारी कर दी गई है। वर्ष 2020 में 865 पदों के लिए यह बहाली निकाली गई थी। सभी पद पर बहाली कर ली गई है। इसमें समान पद के लिए 225 और ईडब्ल्यूएस के लिए 61 और सहित अन्य कैटेगरी के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। समान अभ्यर्थियों की महिलाओं के लिए 72.12 कटअप रहा। उसके बाद जो है ईडब्ल्यूएस का कटअप 60.72 रहा। बीसी का कटअप जो है बीसी का जो कटअप है वो 68.29 रहा। एससी का कटअप 57.27 रहा और एसटी का कटअप 61.95 रहा। डब्ल्यूबीसी का 67.57 अंक तक कटअप गया। काउंसलर के खाली पद के लिए 14 दिसंबर को होने वाले काउंसलिंग नहीं होगी, अब यह 15 दिसंबर को होगी। अगली खबर यह है कि डीईओ के संबंध में है। डीईओ ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक को भेजी मामले की रिपोर्ट। पारू की रद्द हुई 11 इकाई की काउंसलिंग की तीसरे चरण में होगी। भेजी गई है रिपोर्ट। अगले चरण में काउंसलिंग की अनुशंसा। बाकी के 23 इकाइयों की रहेगी मान्यता और चयन सूची में वेबसाइट पर जो है डालने पर 7 प्रमाण पत्र सत्यापन की कार्रवाई शुरू होगी। 34 पंचायत नियोजन इकाई के लिए हुई थी काउंसलिंग और 2 पंचायत नियोजन इकाई के लिए इसने नहीं सौंपी चयनित सूची की रिपोर्ट।
तो इन पंचायतों में नियोजन की इकाई काउंसलिंग की गई है रद्द। जाफरपुर, चांद केवारी, बहदीनपुर, फतेहाबाद, लालू छपरा, जयमल डुमरी, चक्की, सोहागपुर, नेकनामपुर, मोहब्बतपुर, रघुनाथपुर और जगदीशपुर बाया। तो यह फारूक के 11 रद्द पंचायतों का नियोजन इकाई तीसरे चरण में होगी। अगली खबर है 162 शिक्षकों का चयन हुआ है। अब 10 से उसका कार्यशाला भी शुरू होगा। तो NTER एवं STER के लिए चयनित शिक्षकों की कार्यशाला जो है वो 10 दिसंबर से शुरू हो रही है। यह कार्यशाला 10, 13, 14 दिसंबर को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में पहले से तय थीम पर होगी। इसमें राज्य भर से 162 चयनित शिक्षक शामिल होंगे। इस बाबत चयनित शिक्षकों की सूची के बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक श्रीकांत शास्त्री द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं प्रारंभिक शिक्षा SSA के जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। NTR एवं STRR के लिए शिक्षकों का चयन स्क्रीनिंग कार्यालय में हुआ था। अगली खबर है प्रमाण पत्रों की जांच 14 से 24 तक होगी। ये खबर जो है बिहार SSC से संबंधित है। तो बिहार SSC ने प्रथम इंटरमीडिएट स्तरीय परीक्षा 2014 में काउंसलिंग के लिए जो है अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच 14 से 24 दिसंबर के बीच पटना स्थित AN कॉलेज में होगी। तो अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए तय समय से 1 घंटा पहले काउंसलिंग स्थल पर बुलाया गया है। काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों की आयु और शैक्षिक योग्यता का मिलान उनके प्रमाण पत्र के साथ किया जाएगा। काउंसलिंग में अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक टेस्ट होगा। अंगूठे के निशान का प्रीलिम्स और क्या कहते हैं आपको मुख्य परीक्षा से मेल खाना जरूरी है। बिहार SSC ने इंटर लेवल की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट 4 दिसंबर 2021 को जारी किया था। इसमें आयोग ने 14,410 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया था। अगली खबर जो है पंचायती राज विभाग से है। तो भुगतान की तारीख के बारे में अलग से आदेश जारी किया जाएगा। पंचायतों में परामर्शी समिति की सिफारिश से भुगतान जो होगा। तो MB में सुधार के लिए कहा गया है। पंचायती राज विभाग निर्देशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर कहा कि नवनिर्वाचित जो है जनप्रतिनिधि के शपथ ग्रहण होने तक पहले से तय व्यवस्था के अनुसार ही त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का एवं ग्राम कचहरियों का काम परामर्शी समिति द्वारा किया जाएगा। लेकिन परामर्शी समिति द्वारा किए गए कार्यों की राशि का अंतरण MB यानी मेजरमेंट बुक में सुधार के बाद ही होगा। किसी काम का अंतिम भुगतान कब होगा इसके बारे में अलग से आदेश जारी किया जाएगा। अगली खबर जो है वो 84 इकाइयों के अभ्यर्थियों का नियोजन में जो है वो अरंगा के संबंध में है। तो मुजफ्फरपुर के संबंध में है। ये मुजफ्फरपुर बहाली के पहले और दूसरे चरण की काउंसलिंग में चयन होने के बाद भी 84 नियोजन इकाई के अभ्यर्थियों के नियोजन में अरंगा लग गया है। तो इसमें जो है बंदरा, मोतीपुर, मुसहरी और राई समेत विभिन्न प्रखंड और पंचायत नियोजन इकाई में अब तक प्रपत्र ख जिला नियोजन कोषांग को नहीं सौंपा है। इन सभी नियोजन इकाई को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। DO अब्दुल सलाम अंसारी ने सभी नियोजन इकाई के साथ BO को 24 घंटे के भीतर इसे उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। प्रपत्र ख प्राप्त किए गए बिना काउंसलिंग कराए गए अभ्यर्थियों का नियोजन संभव नहीं है। प्रपत्र ख और काउंसलिंग रजिस्टर है जिसमें काउंसलिंग से संबंधित रिकॉर्ड रहता है। DO ने BO को अल्टीमेटम दिया है कि अगर इसमें किसी तरह की बाधा होती है तो सारी जवाबदेही BO को होगी। इसकी रिपोर्ट निर्देशालय को भेज दी जाएगी। DO ने कहा कि 1 से 5 और 6 से 8 को दोनों की चरण की काउंसलिंग संबंधित प्रपत्र ख उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था, मगर अब तक इन 84 इकाइयों ने नहीं दिया गया। क्या प्रपत्र ख जिले
जिसे लेकर लटक सकता है नियोजन का। शिक्षक बहाली का प्रपत्र ख यानी काउंसलिंग रजिस्टर में अंतिम मेगा सूची क्रमांक रहता। इसके साथ ही अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, कोटि, मैट्रिक, इंटर, प्रशिक्षण का प्रतिशत, औसत प्रतिशत, मेगा अंक, टीईटी और सीटेट का क्रमांक, प्रशिक्षण महाविद्यालय का नाम, डीएलएड और बीएड की योग्यता का रिकॉर्ड रहता है। तो देख सकते हैं इसमें जो है प्रखंड जो है का नाम दिया हुआ है। देख लीजिए इसमें मोतीपुर में जितना सारे पंचायत हैं, पर मुसहरी में देख लीजिए 1 से 5 में। उसके बाद जो है साहेबगंज में हो गया 6 से 8 में, मीनापुर में हो गया, उसके बाद औराई में हो गया, मुरौल में हो गया, कुढ़नी में हो गया, पारू में हो गया और बंदरा में हो गया। अगली खबर जो है बड़ों की तुलना में बच्चे में तेज़ी से फैल सकता है कोरोना वायरस। ये आपके ज़िंदगी और लाइफ से संबंधित है। तो कोरोना संक्रमित की संख्या कम हुई है, लेकिन वायरस आसपास मौजूद है। वायरस की प्रकृति के अनुसार जो है और तीसरी लहर आनी तय है। बंद सार्वजनिक स्थलों पर बच्चों को ले जाने से बढ़ता है खतरा। अधिकतर बच्चों में नहीं दिखते हैं लक्षण, दूसरे को कर सकते हैं रोगी। बूस्टर डोज पर निर्णय अध्ययन के बाद। तो कोरोना महामारी और अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए लोगों को बूस्टर डोज देने का निर्णय ओमिक्रॉन वेरिएंट पर मौजूद वैक्सीन के प्रभाव का पता चलने के बाद ही किया जाएगा। सोमवार को एनटागी नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन की बैठक में यह तय की गई। अगली खबर है 15 दिसंबर से सीबीएसई 9वीं और 11वीं कक्षा का रजिस्ट्रेशन करेगा। तो बोर्ड की वेबसाइट पर जल्द ही इसके लिए उपलब्ध होगा लिंक। रजिस्ट्रेशन के बाद परीक्षा में बैठने की होगी अनुमति और वेबसाइट है www.cbsc जो है .nic.in पर होगा। अगली खबर जो है बहुत शोकजनक है। जवान जनरल रावत समेत 13 की जान चली गई। तमिलनाडु के कुन्नूर में जो है निकट हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। विपिन रावत की पत्नी मधुलिका की भी मौत हो गई। और इसमें जो है सीडीएस विपिन रावत, उनकी पत्नी, अन्य सैन्य कर्मियों को लेकर उड़ा वायुसेना का MI-17B5 हेलीकॉप्टर बुधवार को कुन्नूर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इनका ये सब सफ़र है। जनरल रावत देश के पहले सीडीएस के रूप में 1 जनवरी 2020 को कार्यभार संभाला था। इससे पूर्व जो है यह सेना प्रमुख, उप सेना प्रमुख समेत कई अहम पदों पर रहे। उसके बाद जो है और पाक अधिकृत कश्मीर में 29 सितंबर 2016 के की गई सर्जिकल स्ट्राइक में उनकी अहम भूमिका रही। पूर्वोत्तर में कई बड़े अभियान अंजाम दिए, सेनाओं के पुनर्गठन में जुटे। उसके बाद जो है ये घटना जो है 12:20 में तमिलनाडु के कुन्नूर के घने जंगलों के बीच हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुई। 3:40 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस जनरल रावत के घर पहुंचे, बेटी से मिले। उसके बाद 6:03 बजे वायुसेना ने जनरल रावत के समेत 13 लोगों के निधन की पुष्टि की। तो 14 लोग हेलीकॉप्टर में सवार थे। 13 लोगों की मौत, ग्रुप कैप्टन बचे हुए हैं, उनकी इलाज चल रहा है। तो सब देख करके सब सहमे हुए हैं। सबसे आधुनिक चॉपर 14 है, सुधारों में जुटे हैं। प्रधानमंत्री कहना है कि तमिलनाडु में हादसे से बेहद दुखी हूं। हमने जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी और सशस्त्र बलों के अन्य कर्मियों को खो दिया। जनरल रावत एक शानदार सैनिक और सच्चे देशभक्त थे। सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी और सशस्त्र बल के 11 अन्य कर्मियों की हादसे की मृत्यु हो जाने से बेहद दुखी हूं। जनरल रावत ने असाधारण साहस के साथ देश सेवा की, ये राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री का कहना है। अगली खबर जो है आरआरबी ग्रुप डी से है। तो आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा 23 फरवरी से शुरू होगी। आरआरबी स्नातक स्तरीय एनटीपीसी का रिजल्ट 15 जनवरी तक आएगा। तो आरआरबी की ओर से स्नातक स्तरीय एनटीपीसी के लिए 7 चरण में परीक्षा आयोजित की गई। यह परीक्षा 28 दिसंबर 2020 से 31 जुलाई 2021 तक हुई। परीक्षा में देश भर से 1.5 करोड़ छात्र शामिल हुए। इसमें बिहार से अकेले करीब 25 लाख छात्र अलग अलग चरणों में शामिल हुए थे। रिजल्ट 15 जनवरी तक आने की संभावना है। प्रथम चरण में सफल छात्रों की परीक्षा दूसरे चरण में फरवरी 14 से 18 तक परीक्षा आयोजन किया जाएगा।
दूसरे चरण के लिए लगभग 7 लाख छात्रों का चयन किया जाना, इसके माध्यम से 35,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति होनी है। देश भर के छात्रों ने सोशल मीडिया पर अभियान चलाकर रेलवे परीक्षाओं की तिथि घोषित करने की मांग की। तो 23 फरवरी से शुरू होगी यह परीक्षा आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा। बिहार से लगभग 10 लाख छात्रों ने आवेदन किया है। 2019 फरवरी मार्च माह में निकाली गई थी। इस परीक्षा के जरिए रेलवे के लेवल ग्रुप डी में 1,37,69 पदों पर होगी। क्या कहते हैं, इसके लिए जो है 1.15 करोड़ युवाओं ने आवेदन किया। 23 फरवरी से शुरू होने वाली रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 18 से 19 फरवरी तक जारी होने की शुरू हो जाएंगे। तो 18 से 19 फरवरी को एडमिट कार्ड आपको जारी हो जाएगा और 23 फरवरी को परीक्षा है। उनके परीक्षा शहर और परीक्षा तिथि की जानकारी भी परीक्षा तिथि के 10 दिन पहले दे दिया जाएगा। पेपर 100 नंबर का होगा, प्रश्न भी 100 होंगे और कुल 90 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी 1.5 घंटा का। इसमें जनरल साइंस 25, मैथ से 25, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 30 और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काट लिए जाएंगे और सामान्य वर्ग के लिए 40%, ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30% और एससी एसटी के उम्मीदवारों के लिए 30% न्यूनतम अंक लाने होंगे। अगली खबर जो है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बच्चों को कोरोना संक्रमित होने पर जताई चिंता। अमेरिका में एक सप्ताह में 1.33 लाख बच्चे संक्रमित हो गए। बहुत ही बड़ी खबर है, 1.33 लाख बच्चे संक्रमित हो गए। ऑस्ट्रेलिया स्कूल में सामुदायिक संक्रमण फैला और सिडनी के रीजेंट पार्क क्रिश्चियन स्कूल के बीच जो है आपको 3 बच्चे में ओमिक्रॉन के संक्रमण की पुष्टि हुई। इनमें से एक बच्चे की विदेशी यात्रा का कोई संबंध नहीं है। इस घटना का देश का पहला स्कूल सामुदायिक संक्रमण का मामला बता रहे हैं। ब्रिटेन, संक्रमित बच्चों के शरीर में दानेदार चकत्ते। ओमिक्रॉन के चलते ब्रिटेन में सामुदायिक संक्रमण फैल जाने के कारण स्कूल में भी इसका असर दिख रहा है। संक्रमित हो जा रहे बच्चों में बुखार, खांसी वाले लक्षण नहीं दिख रहे हैं, बल्कि जो है उनके शरीर में चकत्ते यानी रैशेज निकल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में ओमिक्रॉन का स्वरूप का नया वंश मिला है। तो ओमिक्रॉन स्वरूप का नया वंश ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में कई सैंपलों में पाया गया है। दुनिया भर के वैज्ञानिक पहले से भी इस वेरिएंट के बारे में पता करने से लगे हुए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा संक्रामक है। रिपोर्ट बताती है कि ओमिक्रॉन का यह नया वंश दक्षिण अफ्रीका से आए किसी यात्री में पाया गया। इस वंश में मौलिक ओमिक्रॉन से करीब आधे जीन विविधता के लिए हुए हैं और वैज्ञानिकों का कहना है कि अब तक कोरोना में म्यूटेंट के 2 वंश के बारे में जानकारी है, जिसमें एक ही BA.1 और दूसरा है BA.2। मूल ओमिक्रॉन BA.1 और रूप में जाना जाता है, जिससे दोनों वेरिएंट कुछ म्यूटेंट्स एक जैसे होते हैं। दोनों ही वंशों में म्यूटेशन के मौजूदगी के आधार पर कुछ जानकारी प्राप्त हुई। इसके मुताबिक नया वंश यानी BA.2 को सामान्य जांच में पकड़ना मुश्किल हो गया। देश में 8,439 नए मामले आए हैं। ओमिक्रॉन के मरीज को अस्पताल से छुट्टी मिली है। यूरोप, छोटी स्कूलों में बच्चे में तेजी से फैल रहा है संक्रमण। पिछले एक सप्ताह के दौरान अमेरिका में 1,33,000 से ज़्यादा बच्चे कोरोना संक्रमित हुए हैं। अब भी डेल्टा के स्वरूप में चलते संक्रमण बना हुआ है। 11% तादाद वाले बच्चे हैं। वहीं वरिष्ठ अमेरिकी वैज्ञानिक एंटनी फाउजी ने हाल में कहा कि देश में अभी ओमिक्रॉन से जुड़े बेहद कम मामले सामने आ रहे हैं। तो यही खबर है। थोड़ी खबर इस हाईलाइट को भी जान ले। संविधान निर्माण जो है बिहार का योगदान रहा है। 9 दिसंबर 1946 को आज से 75 साल पहले संविधान की पहली बैठक हुई। देख लीजिए यहाँ पर नंबरिंग किया गया है। ये सब व्यक्ति जो हैं ये दरभंगा महाराज 1 नंबर पर हैं। दरभंगा महाराज जो है ये 1 नंबर पर हैं। इनका फोटो देखिए, ये हुए दरभंगा महाराज, देख सकते हैं। ये जो माथा पे पगड़ी लगाए हुए हैं ये 1 नंबर पे है, दरभंगा महाराज। दूसरा है अनुग्रह नारायण सिंह। तो दूसरा जो है आपका अनुग्रह नारायण सिंह, देखिए यहाँ पर है अनुग्रह नारायण सिंह। उसके बाद जो है तीसरा है श्री कृष्ण सिंह, यहाँ बगल में देख सकते हैं। चौथा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किधर गए?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है आपको तो देख सकते हैं उसके बाद जो है जगजीवन राम, बाबू राम नारायण, उसके बाद जो है केवी सहाय, सहाय नंदन सहाय, तुलमुल हुसैन, सारंगधर सिन्हा, डॉक्टर रघुनाथ प्रसाद, सैयद जाफ़र इमाम, मोहम्मद ताहिद, लतीफ़ुर रहमान, एस नारा सिंह, के पी यादव, भागवत प्रसाद, जयपाल सिंह, सत्यनारायण सिंह, के टी शाह, इन सभी में बिहार झारखंड के 36 सदस्य थे। इनमें सच्चिदानंद सिन्हा बीमारी की वजह से 7 अप्रैल 1949 को हुई ग्रुप फोटोग्राफी में उपस्थित नहीं हो सके। रामेश्वर प्रसाद, उसके बाद देख सकते हैं कि बिहारियत जो है कि संविधान की आत्मा है। तो देश में संसदीय प्रणाली 1950 में लागू हुई। बिहार में ऐसी व्यवस्था 2600 साल पहले भी था। तो मृदुता की ही बिहार की भावना और यही भारत की मूल भावना है। बुद्ध ने संसदीय प्रक्रियाओं को संघ की बैठक में लागू किया। बाबा साहब ने कहा, भिक्षु संघ इस देश का प्राचीनतम पार्लियामेंट है। भिक्षु संघ के अध्ययन से साबित है कि यह संसद ही थी। उनमें संसदीय प्रक्रियाओं का पालन होता है जिसे आधुनिक संसदीय प्रणाली ने आज अपनाया। देख सकते हैं कि नारायण मेहता, विनोद झा, गुप्तनाथ सिंह, दीप नारायण, जबुदास सहाय, अमिया कुशा, कुमार घोष, बिनीफेस लकड़ा, उसके बाद ब्रिजेश्वर प्रसाद, चंद्रिका राम, देवेंद्र नाथ सामंत, उसके बाद जो है आपको बनारसी झुंझुनवाला, जगत नारायण लाल, हुसैन इमाम सिन्हा, संविधान सभा सदस्यों की तस्वीर हमें सभी क्या कहते हैं राम नारायण सिंह के पुत्र प्रमोद कुमार सिंह उपलब्ध थे। और संविधान के 276 सदस्यों में 36 बिहार के, यानी अकेले 13% ये हो गया। तो संविधान सभा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये सब भी जान सकते हैं। तो इसमें बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। देखिए, बिपिन रावत के संबंध में है, 16 दिसंबर 1978 को सेना में अधिकारी बने थे। 17 दिसंबर 2016 को भारतीय सेना प्रमुख बने थे। और उसके बाद 31 दिसंबर 2019 को देश के पहले CDS बने। और 8 दिसंबर 2021 को कुन्नूर हेलीकॉप्टर में क्रैश हो गया। एक बहुत बड़ी खबर है कि राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में बच्चों के मध्याह्न भोजन की जिम्मेदारी से अब मुक्त हो गए शिक्षक। पटना के 204 स्कूलों में अक्षय पात्र फाउंडेशन के क्या कहते हैं भोजन परोसने की जिम्मेदारी के लिए करार किया गया है। कार्यक्रम में मौजूद शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने अपर मुख्य सचिव संजय कुमार के साथ शिक्षा विभाग वो अक्षय पात्र फाउंडेशन के पदाधिकारी हैं। रसोई निर्माण के लिए शिक्षा विभाग देगा जमीन। इकरारनामा के तहत शिक्षा विभाग द्वारा बलदेव उच्च विद्यालय दानापुर के अक्षय पात्र फाउंडेशन को एक केंद्रीयकृत रसोई घर निर्माण के लिए 50 डिसमिल जमीन 10 वर्षों के लिए दी जाएगी। शिक्षा विभाग इस कार्यों में भोजन निर्माण का वितरण के लिए परिवहन के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं करेगा। राष्ट्रीय शोक जो है ये दिया गया है। मृतकों के जनरल रावत पत्नी आज भी दिल्ली जाएंगे और सब शुक्रवार को दिल्ली कैंट में अंत्येष्टि होगी। MI-70 हेलीकॉप्टर में 14 लोग थे, जिंदा बचे ग्रुप कैप्टन के रूप में। ये देखिए फोटो है कुन्नूर का। प्रत्यक्ष हेलीकॉप्टर धुंध में काफ़ी नीचे उड़ रहा है। तो इस तरह से मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिले। धन्यवाद।